2024 के आम चुनाव के मद्देनजर भाजपा मिशन मोड में कर रही है काम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी नई दिल्ली के छतरपुर में एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा। मौसम विभाग ने कहा अन्य राज्यों में भी सक्रिय मानसून का असर देखने को मिलेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। खेल की खबरों में कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन ने फाइनल में किया प्रवेश। वहीं पीवी सिंधु सेमीफाइनल हारकर प्रतियोगिता से हुई बाहर। और 4 महीने बाद मैदान पर उतरेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। 3 T20 मैच की सीरीज के पहले मुकाबले में आज बांग्लादेश से होगी भिड़ंत। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और उससे पहले कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा मिशन मोड में काम कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। जहां चुनाव को लेकर पार्टी में बैठकों का दौर जारी है, वहीं पार्टी के कई बड़े नेता भी लगातार रैली कर रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी दिल्ली के छतरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कर्नाटक के हम्पी में कल से G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू होगी। इस 4 दिवसीय बैठक में 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि बैठक में भाग लेंगे। बैठक में सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण जैसे तमाम विषयों पर मंथन होगा। हम्पी एक प्रमुख पर्यटन स्थल और विरासत केंद्र है। हम्पी में G20 प्रतिनिधियों के लिए एक लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया जाएगा। संस्कृति कार्य समूह की बैठकों में 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को मुख्य रूप से शामिल किया गया है, जिनमें सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और पुनर्स्थापन, सतत भविष्य के लिए हेरिटेज का उपयोग, सांस्कृतिक व रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना शामिल है। गुजरात के केवड़िया में कल से G20 की व्यापार और निवेश कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन होगा। इस 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 75 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक का प्रमुख उद्देश्य वैश्विक व्यापार और निवेश से संबंधित मुद्दों पर भारत की G20 अध्यक्षता में रखे गए कार्योन्मुख प्रस्तावों को पूरा करने पर आम सहमति बनाना होगा। बैठक के पहले दिन व्यापार अवसंरचना पर एक संगोष्ठी में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं GVC के विस्तार में लॉजिस्टिक्स की भूमिका और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के वैश्विक होने, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं GVC के साथ एकीकरण पर चर्चा होगी। संगोष्ठी के बाद G20 प्रतिनिधियों के लिए राज्य सरकार द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा और रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। 11 और 12 जुलाई को तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसके दौरान G20 अध्यक्षता के प्रस्तावों पर G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों से विशिष्ट सुझाव, टिप्पणियां मांगी जाएंगी। इन सुझावों को मंत्री स्तरीय विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करते समय उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा, जिसे आगामी अगस्त माह में जयपुर में होने वाली G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान अपनाया जाएगा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश में सियासी हलचल बढ़ गई है। सभी पार्टियां गठजोड़ में लगी हुई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की। 18 जुलाई को दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में चिराग पासवान विधिवत रूप से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। उधर केंद्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस, जो चिराग पासवान के चाचा हैं, उन्होंने कहा है कि वो चिराग के एनडीए में शामिल होने का न समर्थन करते हैं, न ही विरोध। रेल मंत्रालय ने अनुभूति और विस्टाडोम कोचों सहित वातानुकूलित बैठने की सुविधा वाली सभी ट्रेनों की एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी में छूट योजना शुरू की। ये छूट मूल किराए पर अधिकतम 25% तक होगी। लागू होने वाले अन्य शुल्क अलग से लगाए जाएंगे।
ये छूट तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। पिछले 30 दिनों के दौरान 50% से कम भरी सीटों वाली श्रेणियों वाली ट्रेनों को ध्यान में रखा जाएगा। पहले से सीट आरक्षित करा चुके यात्रियों के किराए का कोई रिफंड स्वीकार्य नहीं होगा। उन ट्रेनों के मामले में जहां किसी विशेष श्रेणी में फ्लेक्सी किराया योजना लागू है और सीटें कम भरती हैं, सीटों को भरने के उपाय के रूप में शुरू में फ्लेक्सी किराया योजना को वापस लिया जा सकता है। छूट की ये योजना अवकाश, त्योहार स्पेशल आदि के रूप में चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों पर लागू नहीं होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने आज के लिए मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर वालों को अभी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान अब तक जुलाई में तीसरी सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार नई दिल्ली में 1958 के बाद से 8-9 जुलाई 2023 को तीसरी सबसे अधिक 24 घंटे की बारिश दर्ज की गई। 1958 से 2023 के दौरान सबसे अधिक वर्षा 20 से 21 जुलाई 1958 में 266.2 mm दर्ज की गई थी। इसके बाद 25 से 26 जुलाई 1982 को 169.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। कल राजधानी दिल्ली में 153 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। झमाझम बारिश से राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो जाने से कई इलाकों में भयंकर जाम लग गया। दिल्ली के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और केरल में भी जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। पर्यटन नगरी नैनीताल में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में भूस्खलन हो गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं कई स्थानों पर पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने के कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। असम में बाढ़ की स्थिति फिर से गंभीर हो गई है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश जारी है। दिबांग नदी, दिखौ और ब्रह्मपुत्र खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 7 पहुंच गई है, जिनमें विश्वनाथ, धेमाजी, कामरूप, लखीमपुर, चराइदेव, जोरहाट, शिवसागर हैं। नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में आज भारी बारिश होने की संभावना है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 29,000 से अधिक हो गई है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 129 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें धेमाजी, लखीमपुर और विश्वनाथ में सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की टीमें भी लगातार बाढ़ की स्थिति पर निगाह रख रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मौसम में बदलाव के कारण कई जगह पर भूस्खलन, नदी का जलस्तर बढ़ना आदि जैसे हालात हैं, जिस पर प्रशासन, आपदा प्रबंधन और पुलिस नजर बनाए हुए है। पर चूंकि मौसम जब भी गड़बड़ होता है तो कई जगह पर भूस्खलन, रोड बंद हो जाना और अधिक वृष्टि के कारण से नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। इसको देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को, आपदा प्रबंधन विभाग को लगातार अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही जो हमारे यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन सब से भी लगातार हम लोगों का अनुरोध रहेगा कि मौसम की जानकारी ठीक प्रकार से कर लें और मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आगे के अपने प्रोग्राम बनाएं। और वहीं उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में मानसून अभी काफ़ी सक्रिय है और 2.5 से 3 गुना बारिश हुई है। उन्होंने आगे बताया कि उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां बहुत भारी बारिश की आशंका है। उत्तराखंड के लिए अगर मौसम की बात करें, आज आपकी 9 तारीख है जुलाई की, और पिछले 24 आवर्स में भी बहुत अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में मिली है। एक्टिव मानसून रहा है, करीब 2.5 से 3 गुना तक जो है रेनफॉल मिली है, जो नॉर्मल से।
और अब बात करें आज के लिए या कल के लिए, और मैं कहूँगा कि पूरा 4 से 5 दिन जो है, एक जो पश्चिमी विक्षोभ है और उसकी वजह से जो मिडिल और अपर ट्रोपोस्फीयर में जो काफ़ी डीप ट्रफ है, तो उसका मूवमेंट बहुत तेज़ी से ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि जो ज़्यादा एक्टिविटी दिख रही है अभी हिमाचल में दिख रही है, परंतु जो हमारा हिमाचल से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें भी आज अच्छी रेंज मिल जाएगी। तो जो हमारा उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी डिस्ट्रिक्ट्स है, इसमें वेरी हैवी से एक्सट्रीमली हैवी रेंज की संभावना है। कहीं कहीं पर लाइट मॉडरेट तो ज़्यादातर जगहों में वो मिलेगी ही। मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 6 मील तक भूस्खलन होने के कारण मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग भी भूस्खलन के कारण बंद है। इससे कुल्लू मनाली का संपर्क राज्य के शेष हिस्सों से कट गया है। चंडीगढ़ से शिमला जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी जगह जगह भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। किन्नौर में शनिवार से रुक रुक कर हो रही बारिश से किन्नौर कैलाश ट्रैकिंग यात्रा आगामी आदेश तक रोक दी गई है। मौसम विभाग ने राज्य में 10 जुलाई के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। पूरे प्रदेश में 14 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों व पर्यटकों को संबंधित विभागों की ओर से जारी एडवाइजरी और दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। राज्य के सोलन जिले में भूस्खलन और भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिले के दोची में 3 भवन जमींदोज हो गए हैं, जबकि कुल्लू जिले में लगातार हो रही वर्षा के चलते श्रीखंड महादेव यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं से खराब मौसम में यात्रा न करने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की स्थिति में कांगड़ा, चंबा, शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, सोलन, ऊना जिलों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। मूसलाधार बारिश से प्रदेश भर में 133 सड़कें बंद हैं। हवाई उड़ानें और ट्रेनें भी बाधित हैं। हिमाचल प्रदेश में जारी मूसलाधार बारिश के बीच कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। भारी बारिश के कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग भारी बारिश के कारण बाधित हो गया है। वहीं कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश से कई घरों, दुकानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। दिल्ली से ऊना जाने वाली ट्रेन हिमाचल एक्सप्रेस भारी बारिश के कारण सरहिंद में फंस गई है। रेलवे ट्रैक पर बारिश का पानी और भूस्खलन से मलबा जमा हो गया है। रेलवे ट्रैक को क्लियर करने की कवायद चल रही है। उधर हिमाचल प्रदेश में मनाली के तारा मिल में राष्ट्रीय राजमार्ग 3 का एक हिस्सा ब्यास नदी में बह गया। साथ ही मंडी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ब्यास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के लोसर में ताज़ा हिमपात के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऊंचाई वाले इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शनिवार सुबह से शुरू हुई बारिश रविवार सुबह तक जारी रही। भारी बारिश के कारण पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। सड़कों को बंद कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से चंडीगढ़ की कॉलोनियों का बुरा हाल है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने एक बार फिर चंडीगढ़, रोपड़, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भारी बारिश हुई है। सुरेंद्रनगर में भारी बारिश के बाद शहर भर में पानी भर गया है। शहर में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं जम्मू और कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरे दिन भी बंद रहा। इससे देश के शेष हिस्सों से कश्मीर का संपर्क टूट गया है। हाईवे पर हजारों की तादाद में वाहनों की कतारें लगी हैं। जाम से लोगों को परेशानी हो रही है। उधमपुर में लोगों को आगे जाने से रोकने के लिए पुलिस की तैनाती कर दी गई है। कश्मीर में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण अस्थायी तौर पर स्थगित श्री अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। मौसम में तब्दीली आते ही बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से यात्रियों को थोड़ी थोड़ी संख्या में रवाना किया जा रहा है। विभिन्न शिविरों में मौजूद यात्रियों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अब तक 84,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। सभी कैंप्स में पर्याप्त इंतजाम है।
हमारी संवाददाता रमा त्यागी हमारे साथ जुड़ रही हैं। रमा, अगर हम अमरनाथ यात्रा की बात करें तो क्या कुछ अपडेट है, अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, अच्छी खबर ये है चंद्रशेखर की जो यात्रा है, मौसम ठीक होते ही यात्रा रिज्यूम हो गई है। जिस तरह की जो अधिकारी हैं और जो संचालक हैं वो बता रहे थे कि मौसम के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है कि यात्रा कब शुरू होती है, तो मौसम में बदलाव आया है। और दोनों ही मार्गों से, अगर हम पहलगाम की बात करते हैं, वहां से भी स्कैटर्ड मैनर में यात्रियों को छोड़ा जा रहा है। और अगर बालटाल से करते हैं तो बालटाल से भी यात्रा शुरू हो चुकी है कि आज 10 बजे से चौपर सेवा जो भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से बंद कर दी गई थी वो भी शुरू हो गई है। और जो तमाम यात्री हैं अब धीरे धीरे उनका इंतजार खत्म हो रहा है। और जो सभी कैंप्स की भी हम बात बताएं, जिस तरह से 2 दिन में ये आकस्मिकता आई थी और लगातार जिस तरह से यात्रा है कई जगहों पर रोक दी गई थी, तो उसमें बहुत ही एक ये चुनौती भरा था कि किस तरह से, क्योंकि जो कैंप्स की अपनी एक संख्या होती है उसमें यात्रियों को अकोमोडेट करना, अगर उससे ज्यादा आ जाते हैं, जो यात्री जहां पर है वहां पर उनको रोकना, उनकी व्यवस्था करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिससे कि बहुत अच्छी तरह से जिसका यहाँ पे निर्वहन किया गया। जो यात्री वापस नीचे भी आए, क्योंकि मौसम कल थोड़ा सा साफ हुआ था, तो जो ऊपर कैंप्स में यात्री थे उनको नीचे भेजा गया था। और उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि किसी भी तरह की उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। बारिश जरूर, मौसम जरूर एक चुनौती पैदा कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो इतनी अच्छी थी और जो अथॉरिटीज ने पूरा कोऑर्डिनेशन इस तरह से किया था कि यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। चाहे उनके खाने की बात हो, चाहे उनके रहने की बात हो, चाहे उनको नीचे लाने की बात हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की बात हो। जो मेडिकल सेवाएं हैं, डॉक्टर्स दिन रात तत्पर थे जो कि यात्रियों की सेवा कर रहे थे। विभिन्न कैंप्स में जो लंगर वाले हैं, लंगर सेवा है वो लगातार चल रही है, अनवरत जारी है। तो अब ये यात्रा शुरू हो गई है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। 84,000 से ज्यादा लोग जो हैं यात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं और जो बाकी बचे हैं वो भी अब दर्शन के लिए जा रहे हैं। जो नए रजिस्ट्रेशन है या जो पुराने रजिस्ट्रेशन है उनकी पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है कि यात्रा शुरू हो गई है और चौपर सेवा भी शुरू हो चुकी है। चंद्रशेखर, चलिए, ये काफ़ी अच्छी बात है कि यात्रा शुरू हो चुकी है और मौसम भी संवेदनशील बना हुआ है, इलाका भी संवेदनशील है। इसको देखते हुए प्रशासन भी काफ़ी तत्पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमा इन सब जानकारियों के लिए। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दक्षिण बंगाल बीएसएफ के डीआईजी सुरजीत सिंह गुलेरिया ने पश्चिम बंगाल के निकाय चुनाव पर कहा कि कल बीएसएफ, सेंट्रल फोर्स और स्टेट फोर्स की तैनाती की गई थी। जहां भी तैनाती हुई वहां सुचारू रूप से मतदान हुआ। कल सुबह 11 बजे 59,000 जवान उपलब्ध थे। 61,636 पोलिंग बूथ में से 4,834 संवेदनशील पोलिंग बूथ घोषित हुए हैं। ये डेटा हमें मीडिया के माध्यम से मिला है। जो संवेदनशील पोलिंग बूथ होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। इन पोलिंग बूथों पर राज्य के प्रशासन द्वारा बताए जाने पर हमारी फोर्स की तैनाती की गई थी। हमारे पास पोलिंग बूथ की लिस्ट अभी तक नहीं है। हमने राज्य चुनाव आयोग को इसे लेकर पत्र भी लिखा। पत्र का जवाब हमें मिला, जिसमें सिर्फ 61,636 पोलिंग बूथ होने की जानकारी दी गई, जबकि संवेदनशील बूथ की जानकारी
नहीं दी गई। कल बीएसएफ और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और स्टेट आर्म्ड फोर्सेस के जो ट्रुप्स आए थे उनका डिप्लॉयमेंट पंचायत इलेक्शंस में किया गया था और जहाँ जहाँ पे ये ट्रुप्स डिप्लॉयड हुए थे वहाँ पे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है और जहाँ पर ये ट्रुप्स डिप्लॉयड हुए थे वहाँ पर सुचारू रूप से इलेक्शन हुए हैं। एक दो जगह जहाँ पर कुछ उपद्रवियों ने कुछ ऐसा कोशिश किया उसको हमारे ट्रुप्स ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया है। 61,636 जो पोलिंग बूथ हैं उनमें से 4,834 संवेदनशील पोलिंग बूथ घोषित हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू द्वारा नए न्याय विधेयक को आगे बढ़ाने पर इजराइल में विरोध प्रदर्शन फिर से तेज हो गए हैं। इजराइल के व्यापारिक केंद्र तेल अवीव में शनिवार को न्याय प्रणाली में सुधार के खिलाफ हफ्तों में सबसे बड़ा सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शन देखा गया। देश भर में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। कुछ लोग तेल अवीव के मुख्य राजमार्ग अयालोन की ओर चले। इस दौरान इजरायली पुलिस ने उन्हें रोका और प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की। सूडान के ओमडुरमैन में हुए हवाई हमले में कम से कम 22 लोग मारे गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसे अब तक का सबसे घातक हवाई हमला करार दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक हवाई हमला राजधानी खार्तूम के पड़ोसी शहर ओमडुरमैन के एक आवासीय क्षेत्र में हुआ। इस हमले में अज्ञात संख्या में लोग घायल हुए हैं। यह हवाई हमला राजधानी के शहरी इलाकों और सूडान के अन्य इलाकों पर सेना और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच सप्ताह भर चले संघर्ष में अब तक के सबसे खूनी हमलों में से एक है। आरएसएफ ने ओमडुरमैन के आवासीय क्षेत्रों पर हुए हवाई हमले के लिए सेना को जिम्मेदार ठहराया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का शानदार प्रदर्शन जारी है। लक्ष्य सेन ने प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। शनिवार को खेले गए पुरुष एकल के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन ने जापान के खिलाड़ी को 21-17, 21-14 से हराया। वहीं भारतीय स्टार पीवी सिंधु को कनाडा ओपन के महिला एकल के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। अंतिम 4 में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से था, जिनको सिंधु पार नहीं पा सकी। जापानी खिलाड़ी ने सिंधु को 21-14, 21-15 से हराया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।